इकोनॉमी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कमाने के जरिए हमारे यहाँ तीन है, हमारे यहाँ तीन सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी यानी किसी भी चीज का बेसिक, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर मेनली उसको बोलते हैं, ये वर्ड पूरे वर्ड टू वर्ड याद रखना, ठीक है, जो मैं डेफिनेशन बता रही हूँ। प्राइमरी सेक्टर रिफर्स टू द सेक्टर इन विच प्रोडक्ट्स आर आइदर एक्सट्रैक्टेड, या तो जमीन से खोद के निकाला है, और डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द एग्रीकल्चर फील्ड, ठीक है। या तो डायरेक्टली आप फील्ड से लेके आ रहे हो या एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, कहीं से भी निकाल के रॉ मटेरियल बेच रहे हो, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। अब इसमें क्या क्या एग्जांपल्स आएंगे सोच लो। आपने तालाब से मछली निकाली, फिशरी, डायरेक्ट बेच रहे हो उसको, तो जो आपने निकाला डायरेक्ट आपने बेच दिया, कोई प्रोसेस नहीं किया, ये हो गया प्राइमरी सेक्टर। तो फिशिंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर। सेकेंड, एनीथिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, आप फल उगाए हो, फल उगा के बेच रहे हो, अगेन प्राइमरी सेक्टर। आपने धान उगाया है, आप धान को काट के बेच रहे हो, प्राइमरी सेक्टर। आपने गन्ना उगाया है, शुगर केन, वो निकाल के बेच रहे हो, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। अगेन इसका एक और एग्जांपल है डेयरी। अच्छा, डेयरी में भी सिर्फ मिल्क, सिर्फ जो दूध आपने गाय से निकाला है वो आप जो दे के आ रहे हो, दैट इज प्राइमरी सेक्टर। यही अगर आपने उसको पनीर बना दिया या दही बना दिया, प्रोसेस कर दिया, तो वो सेकेंडरी में आ जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ मिल्क को हम लोग प्राइमरी सेक्टर में गिनेंगे, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाता है कि मिल्क मैन कौन से सेक्टर में आता है, तो वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा। बाकी सब डेयरी प्रोडक्ट्स में आते हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट्स सेकेंडरी में आ सकते हैं, ठीक। अब इसमें देखो, अच्छा एक और है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री क्या है, जंगल से हमने कोई निकाला कुछ और बेच दिया, जैसे पेड़ जो है वो बेचते हैं अपन टिम्बर वाले को, वो आपको फर्नीचर देगा, वो उसका सेकेंडरी, क्योंकि उसने उस लकड़ी को प्रोसेस किया है। आपने प्राइमरी उसको क्या दी, लकड़ी, तो आप प्राइमरी सेक्टर वाले हो गए, ठीक है। तो फॉरेस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर। फिशरी, एग्रीकल्चर, डेयरी, ठीक है, ये सब आएंगे इसमें। अच्छा, प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं या रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। ये दो नाम और है। which sector is also known as primary sector, या another name of primary sector is agriculture sector, ऐसे आप लोग याद रखेंगे इसको, ठीक है। दो सब एग्रीकल्चर में नहीं आते फिर भी। देन सेकेंड है आपका सेकेंडरी सेक्टर। अब मैंने क्या बोला, सेकेंडरी सेक्टर में रॉ मटेरियल इज प्रोसेस्ड एंड देन सोल्ड। रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके सोल्ड कर रहे हो, जैसे दूध आया, आपने उसको प्रोसेस करके पनीर बनाया, एंड देन आप पनीर सेल कर रहे हो, चीज सेल कर रहे हो, बटर सेल कर रहे हो, वो हो गया आपका सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। अब वही प्राइमरी सेक्टर से किसान ने आपको कॉटन लाके दिया या सिल्क लाके दिया और आप उसकी क्लॉथ बना रहे हो, देन सेकेंडरी सेक्टर, आपने प्रोसेस किया है उसको, ठीक है। इसी के जैसा और भी है इसमें कि जो गन्ना मैंने बोला था, शुगर केन, अगर आप उसको शुगर बना रहे हैं या उसको गुड़ बना रहे हैं और आपकी इंडस्ट्री वो काम कर रही है, देन यू कम अंडर सेकेंडरी सेक्टर। तो कुछ एक अंदाजा है आपको कि इंडिया में सबसे ज्यादा लोग कौन से सेक्टर में बिजी होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? सबसे ज्यादा लोग किसमें लगते हैं? हाँ, हमेशा प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग होते हैं, क्योंकि किसान है ना, किसान को कितने लोग चाहिए बताओ, एक एकड़ ऑफ लैंड में उसको जमीन में पूरी फसल उगानी है, उसको इंसेक्टिसाइड डालना है, पेस्टिसाइड डालना है, अकेले तो नहीं कर सकता वो। तो प्राइमरी सेक्टर में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसान की ही फैक्ट्री होगी शक्कर या गुड़ की, वो क्या करेगा अपने ही खेत में और किसी को बोलेगा और प्राइमरी सेक्टर से वो वहां से शुगर केन उगाएगा, अपनी फैक्ट्री में प्रोसेस करेगा और आगे बेचेगा, पर वो सेम पर्सन प्राइमरी में भी था, इसीलिए प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर के एग्जांपल्स में ये सब लोग आएंगे जो कुछ प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड आता है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर को द बाप ऑफ ऑल द सेक्टर भी बोलते हैं, मतलब सभी का हेड है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड्स अस द सर्विसेज व्हिच वी कैन नॉट सी और टच, ठीक है। सर्विस दे रहा है आपको जिसको आप छू भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, उनका जो सेक्टर है उसमें कोई भी चीजें इन्वॉल्व नहीं है। जैसे आप जो रिचार्ज कराने चाहते हैं जियो का, आपने पैसा दिया, आपके में मैसेज आया और रिचार्ज हो गया, आपने वो चीज को आते देखा क्या, पैसे से वो आपके मोबाइल में आ रहा है? नहीं। तो यू कैन नॉट सी द प्रोडक्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर,
टर्शरी सेक्टर का कोई भी सामान आप देख नहीं सकते, ओनली यू कैन एंजॉय द सर्विसेज, जो भी सर्विस वो लोग दे रहे हैं। जैसे अच्छा, इंश्योरेंस भी इसी के अंदर आता है। वो जो कॉल वाले होते हैं बीपीओ, ये पूरा जो भी मैंने कॉल से रिलेटेड बताया, रिचार्जिंग, टॉकिंग, ये सब टर्शरी सेक्टर में। आप यहाँ से देख नहीं रहे हो कि आपने फोन लगाया, अच्छा ये मेरे वर्ड्स उड़ के जा रहे हैं और वहां जाके फिर मैम के कान में सुनाई दे रहे हैं, तो नहीं, टर्शरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स आप नहीं देख सकते। तो ये क्वेश्चन में भी आता है आप लोगों को घुमा के कि इन विच सेक्टर यू कैन नॉट सी द प्रोडक्ट, ठीक है, या विच सेक्टर डू नॉट हैव एनी प्रोडक्ट बट यू एंजॉय द सर्विसेज। तो ये है टर्शरी सेक्टर, या इसी को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसके आईटी एग्जांपल, कंपनी किसमें आएंगी? हाँ यही टर्शरी सेक्टर में, ठीक है। टर्शरी। सारे बीपीओ जो मैंने बोला ना, ये कॉल ही है, ठीक है। तो इसमें आएगा कम्युनिकेशन, वही तू जो बोला, ट्रांसपोर्ट। अब सब्जी भाजी कोई और उगा रहा है पर वो गाड़ी में बेचने कोई और जा रहा है, तो दैट इज सर्विस। तो ट्रांसपोर्ट पूरा टर्शरी सेक्टर है। बस में आपको यहाँ से वहां लेके जा रहे हैं, बदले में बस नहीं लेके जाओगे आप, ठीक है, तो वो सब सर्विस सेक्टर है। तो ध्यान से सुनो मैं क्या क्या बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी भी। ट्रांसपोर्ट टर्शरी सेक्टर। स्टोरेज, कोई भी चीज आप रखते हो, पता है बैंक के लॉकर्स होते हैं जहाँ पे आप अपने गहने रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फाइल कागजात रख सकते हैं। बहुत सारे पिक्चर में देखा होगा ना कि वो लोग फाइल्स और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वहां रखते हैं। तो स्टोरेज टर्शरी सेक्टर है, ठीक है। या जैसे अपन वो जो पढ़ रहे थे, किसानों को अपना फसल गवर्नमेंट रखती है ना उनका वेयर हाउसेस में, तो दैट इज स्टोरेज इज टर्शरी सेक्टर। वो जगह उन्होंने आपको दी है, वो जगह में आप अपना सामान रख सकते हो, ठीक है, पर वो जगह ना आपकी होगी चाहे कितना भी पैसा दे लो। तो वो हो गया आपका टर्शरी सेक्टर। कम्युनिकेशन, जितना फोन, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब आप जो पैसा दे रहे हो आप देख नहीं सकते चीजों को, ठीक है, तो ये सब हो गया टर्शरी सेक्टर। देन बैंकिंग, अगेन टर्शरी सेक्टर। आप देख रहे हो कि आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, आप देख रहे हो कि यहाँ से डेबिट हो रहा है, पर आपको दिख नहीं रहा है पैसा आते जाते, ये आपके अकाउंट में वर्चुअली हो रहा है, ठीक है। तो बैंकिंग भी टर्शरी सेक्टर में आएगा, ठीक है, क्योंकि दे आर प्रोवाइडिंग यू द सर्विस। वो पैसा नहीं दे रहे आपको, आपको सिर्फ सर्विस दे रहे हैं कि आप अपना पैसा यहाँ रखिए, बदले में हम आपको इंटरेस्ट देंगे, आप जब चाहे अपना पैसा निकाल सकते हैं, तुम्हारी ही चीज है ना, उनकी नहीं है कोई चीज। तो ये हो गई टर्शरी सेक्टर, ठीक है। अब इसी में आगे देखते हैं, एक आता है जीडीपी। आप लोगों को ये एग्जाम में आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। तो सुनो, किसी भी चीज का ग्रॉस यानी नीचे आएगा टोटल, ठीक है। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एक एग्जांपल होता है, फॉर्मूला होता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे करते हैं आप लोग, एक फील्ड में जितना बिक्री हुआ पैसा, जैसे मान लो मैं सिर्फ प्राइमरी सेक्टर की बात कर रही हूँ, तो वो लोग पूरा कैलकुलेट करेंगे कि कितने किसानों ने अपना धान बेचा, कितने मिल्कमैन ने अपना मिल्क बेचा, कहाँ फॉरेस्ट से हमारे पास समय पैसा आया, फिशरी से कितना टैक्स आया। तो एक ही सेक्टर का पूरा पैसा, तो उतना पैसा एक सेक्टर का डिवाइडेड बाय तीनों सेक्टर का पैसा, ठीक है। प्राइमरी में कितना, सेकेंडरी में कितना, टर्शरी में कितना, ये दोनों मिला के जीडीपी होता है, ठीक है। इससे हमको पता चलता है कि एक सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, प्राइमरी में कितना जीडीपी आया हमको, तो ये सेकेंडरी में कितना जीडीपी आया, टर्शरी में कितना जीडीपी आया। तो थोड़ा सोच के बता सकते हो सबसे ज्यादा जीडीपी किसमें आता होगा, टर्शरी का जीडीपी सबसे हाई होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें अपन सर्विसेज दे रहे हैं, लागत कुछ लगनी नहीं है, आपको सिर्फ पैसा लोगों को अपने पास रखना है और देना है। तो सबसे ज्यादा टर्शरी सेक्टर का जीडीपी आता है। सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व है प्राइमरी में, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा है टर्शरी में। इसलिए देखा है ना, अंबानी जी इतने फेमस है, वो मार्क जुकरबर्ग इतना फेमस है, सुंदर पिचाई इतना फेमस है। इकोनॉमिक एक्टिविटी which are connected with the extraction and production of natural resources, extraction और production कर रहे हैं, किसका extraction और reduction कर रहे हैं अपन, natural resources का, नेचुरल रिसोर्स। ठीक है। तो अब नेचुरल रिसोर्सेज में ये देखो, ये पहला वाला क्या है, कोयला। तो कोयला जिन लोग निकाल रहे हैं, कोल एक्सट्रैक्शन, अगेन प्राइमरी सेक्टर। तो आप बोलोगे कि कोल माइंस कौन से सेक्टर में आता है, इट कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर। सेकेंड फोटो देखो, ये तो कोई फॉरेस्ट में कोई है जो फल वल कुछ बेच रहा है, ठीक है, तो फॉरेस्ट्री कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर। थर्ड में देखो एग्रीकल्चर है, किसान लोग हैं जो पूरा धान चावल एक जगह से दूसरी जगह लगा रहे हैं, तो ये प्राइमरी सेक्टर है। देन दूध निकाल रहा है, ठीक है, मिल्कमैन, तो डेयरी प्राइमरी सेक्टर है। तो द इकोनॉमी एक्टिविटीज, ठीक है, पूरा यही वर्ड लिखना, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको प्राइमरी सेक्टर में।
द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसी कोई भी पैसा कमाने की एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग एक्सेट्रा फॉल्स अंडर प्राइमरी सेक्टर। आपको एग्जांपल पूछे नहीं पूछे, अगर आता है तो जरूर लिखेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है इसी में आगे सेकेंडरी सेक्टर, देखते हैं। द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, पैसा कमाने की ऐसी कोई भी एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कोई चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, अपने यहाँ जो बीएसपी प्लांट है, वो जो कोयला जो यहाँ के माइंस से आ रहा है, राजरा माइंस, नंदनी माइंस, ठीक है, ये जो माइंस का नाम आप सुनते हैं, यहाँ से जो ओर आ रहा है, उस ओर को ये लोग ब्लास्ट फर्नेस होता है बीएसपी में, पता है ना, तो वो ब्लास्ट फर्नेस में पूरा उसको जला के पिघला के वो लोग स्टील निकाल रहे हैं, ये लोग सिर्फ स्टील बना रहे हैं, ये लोग उसका कुछ एंड प्रोडक्ट नहीं बना रहे, ठीक है, तो इट कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर, तो फॉल्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर। देन नेक्स्ट है टर्शियरी। अब देखो यहाँ पे क्या क्या एग्जांपल है, फर्स्ट वाला एग्जांपल दिख रहा है, बैंक का फोटो है, तो बैंकिंग सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। ट्रांसपोर्ट, गाड़ी से लाना ले जाना, मैंने आपको बताया ये है टर्शियरी सेक्टर। देन थर्ड आईटी सेक्टर, तुम लोग जो पूछ रहे थे कंप्यूटर वाला, वो पूरा आईटी सेक्टर है, ये किस में आएगा, टर्शियरी में, क्योंकि आपको वो लोग सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, है ना, आपको सॉफ्टवेयर देख नहीं सकते, पढ़ते हो ना कंप्यूटर में कि एनीथिंग व्हिच वी कैन नॉट सी, which we can see but cannot touch is known as software or hardware, anything which we can see and touch, peripheral devices or hardware, ठीक है, ऐसा है। हाँ भाई बोल, क्या हुआ देवेश? मैम ये गुड्स ट्रांसपोर्ट भी इसी में ही आएगा? हाँ, ट्रांसपोर्ट तो बस में सिर्फ आ रहा है और जा रहा है, बस तुम्हारी नहीं है, ठीक है, तो ये तुम्हारा, उसने सिर्फ सर्विस दी ना तुमको, देखो ना ऐसी कौन सी चीज है जिसको नहीं देख पा रहे हो तुम, उसकी सर्विस नहीं देख पा रहे हो तुम, तो यही हो गया टर्शियरी सेक्टर। तुमने टिकट दिया, बदले में उसने तुमको वहां पे पहुंचा दिया, ठीक है, तो बीच की चीज आप नहीं देख रहे हो, तो दैट इज टर्शियरी सेक्टर। कोई फैसिलिटी जो तुमको मिल रही है, दैट इज टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। अच्छा, एजुकेशन टीचिंग भी एक टर्शियरी सेक्टर है भाई। टीचर, तुम जो मेरे को पैसा दे रहे हो, मैं बदले में तुमको ज्ञान दे रही हूँ, ये ज्ञान तुमको दिख नहीं रहा है, तो टीचिंग प्रोफेशन आल्सो कम्स अंडर टर्शियरी सेक्टर। ऐसी कोई भी चीज है जहां पे लोग पैसा देके आपको जो दे रहे हैं वो प्रोडक्ट नहीं दिख रहा, वो टर्शियरी है, ठीक, ये भी इसका एग्जांपल है। अच्छा, अब इसके बाद ये देखो जीडीपी का मैं आपको बता रही थी, तो क्या लिखा है देखो, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर, एक एक सेक्टर में ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, सिर्फ इस ईयर का, ठीक है, एक साल में उस सेक्टर से आपने जितने भी सामान बेचे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर्स, तीनों सेक्टर का सम, तीनों में कितना, वो होता है उस सेक्टर का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं जीडीपी में डी क्या होता है, पी क्या होता है, या फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, 3-4 ऑप्शन देके, ठीक है। देन ये देखो कंपेयर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कहाँ है, देखो टर्शियरी सेक्टर इतना मोटा है, देन सेकेंडरी इतना और प्राइमरी इतना, तो पहले सेकेंडरी और प्राइमरी एक ही हुआ करते थे और टर्शियरी ज्यादा, फिर देखो टर्शियरी धीरे धीरे बढ़ता गया, तो यही मैं आपको बता रही थी कि टर्शियरी सेक्टर बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप कैसे ओनर है, ओनर कैसे है, मैं इसको ओन करते हूँ, वंशी सर ओन करते हैं, तो वंशी सर इज अ प्राइवेट एम्प्लॉय, तो प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, अगर ये आएगा ये ऑर्गेनाइज सेक्टर, इनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो भी दोनों आपसे पब्लिक और प्राइवेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है सुनो, या तो आपको डायरेक्ट डिफरेंस लिखने आएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, या ऐसे ही आएगा कि डिफाइन प्राइमरी सेक्टर, क्लासिफाई द सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अगर मैडम को इसको कठिन बनाना है, क्वेश्चन और 5 मार्क्स का देना है, तो ऐसे देगी, 2 क्वेश्चन जोड़ के, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, याद रखना जब अपन रिसोर्सेज पढ़ रहे थे तब भी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पब्लिक प्राइवेट था, ठीक है। अब वहां पे नेशनल इंटरनेशनल भी था, अब यहाँ पे वो तो नहीं आएगा, तो पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है। अब डिफरेंस क्या होता है तुमको भी पता है, प्राइवेट सेक्टर क्या क्या फैसिलिटी देती है, पब्लिक सेक्टर क्या क्या फैसिलिटी देती है, तो वैसा हो गया इसका डिफरेंस। तो ये देखो एक एग्जांपल है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है दैट इज पब्लिक सेक्टर, ये जो आपका मतलब गवर्नमेंट है, और ये जो एयर इंडिया है ये कौन है, ये भी आपका पब्लिक सेक्टर है। इसके अलावा जो इंडिगो होते हैं, ये लोग होते हैं, ये लोग सब प्राइवेट फ्लाइट्स हैं, ठीक।
The governments own most of the assets and provides all the services. गवर्नमेंट हर जगह है, ठीक, चाहे पढ़ाई में ले लो या किसी ट्रांसपोर्ट में ले लो या बैंक में ले लो, पब्लिक बैंक प्राइवेट बैंक होता है ना वैसा। तो ऐसा कोई भी सेक्टर जिसको गवर्नमेंट ओन करती है, इट कम्स अंडर पब्लिक सेक्टर, ठीक। अब सेकेंड है प्राइवेट, जिसका ओनरशिप ऑफ एसेट एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट और इंडिविजुअल कंपनी, ठीक है। पूरी चीजें मेरी है, जैसे अगर मैं इस क्लास की बात करूं तो इस क्लास के सारे फर्नीचर्स मेरे, तो एसेट यानी यहाँ की जितने भी सामान है ये पूरा मेरा है, और डिलीवरी ऑफ सर्विस मैं आपको किस समय पढ़ाऊंगी ये भी अकेले मेरा डिसीजन है, तो इट कम्स अंडर प्राइवेट सेक्टर। जिसमें एक इंडिविजुअल सारा फैसला लेता है वो प्राइवेट सेक्टर होता है, ठीक। आप एग्जांपल लिख सकते हो, देख लो किसी भी फोन का है या गाड़ी का है, कोई भी जो गाड़ी होती है वो टाटास की, मतलब गाड़ी कंपनी कोई भी बड़ी कंपनी का आप नाम लिख सकते हो इसमें, ठीक है, ओके। अब ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कैसी ओनरशिप है, ओन कौन कर रहा है। अब ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तुम्हारा कैसा एम्प्लॉयमेंट है, पैसा कैसा मिल रहा है, तुमको फैसिलिटी कैसी मिल रही है। वैसे दो होता है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड यानी हर चीज ऑर्गेनाइज है, तुम्हारी छुट्टी के दिन वहां पे मतलब मिले हुए हैं, EL CL PL सब है, तुमको कितना वहां पे मेडिकल मिलेगा वो भी लिखा हुआ है, और क्या फैसिलिटी मिलेगी वो सब वहां ऑलरेडी डिफाइन है, दैट कम्स अंडर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। मतलब मैं एक मोटा मोटा बोलूं तो एक प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब को मैं कंपेयर कर रही हूँ। क्या कंपेरिजन है, प्राइवेट जॉब में आपका टाइम लिमिट नहीं है काम करने का, कभी भी किसी भी समय वो लोग आपको काम के लिए बुला सकते हैं, कितना भी घंटे आपको काम करना है। तो देयर इज नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसी का जस्ट उल्टा, देयर इज फिक्स्ड वर्किंग आवर इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको सुबह 10 से 5 काम करना है, मतलब 10 से 5 काम करना है, चाहे कोई भी सरकारी ऑफिस में काम कर लो, ठीक है। अब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या है, देयर इज नो फैसिलिटी एक्सेप्ट द पेमेंट। आपको पेमेंट के सिवा कोई फैसिलिटी नहीं, कोई मेडिकल नहीं, कुछ नहीं, कोई लीव नहीं, ठीक है। और यहाँ पे देयर आर द एम्प्लॉइज, क्या बोल सकते हैं, एम्प्लॉइज एंजॉयज मेनी फैसिलिटीज अदर देन द पेमेंट। तो मेनी फैसिलिटी में क्या है, मेडिकल, अगर गवर्नमेंट में जाओगे तुमको पता होगा BSP का एक हॉस्पिटल है, सेक्टर 9 हॉस्पिटल, वैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के, क्या उनको कुछ भी हो तो उसका जो खर्चा है पूरा कंपनी बेयर करती है, उनको कुछ भी हो गया वर्किंग के समय, ठीक है। प्राइवेट्स में कोई कंपनी बेयर नहीं करती, प्लस इनको कुछ बोनस इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, या अगर इन्होंने ओवर टाइम जॉब किया तो ओवर टाइम का भी पैसा मिलता है, एक सेकेंड मिनट आवर्स काउंट होते हैं। और इनऑर्गेनाइज सेक्टर में मान लो एक एग्जांपल है प्राइवेट तुम्हारा स्कूल, कि अगर वहां पे एनुअल फंक्शन हो रहा है तो टीचर को सुबह भी आना है आपको रिहर्सल कराने, और उनको शाम को भी आना है, तो नो फिक्स वर्किंग आवर्स, ठीक है, कभी भी बुलाए उनको आना पड़ेगा, तो इसका कोई एक्स्ट्रा पेमेंट है, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं है, तो ऐसा होता है, ठीक है। देन छुट्टियां पूरी उनकी डिफाइन है, ये देखो, पीपल्स हैव एश्योर्ड वर्क एंड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। अच्छा, एक और चीज है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपका टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर है, रेगुलर टीचर, परमानेंट टीचर, अगर उनको आपको निकालना भी है तो आपको उनको पहले नोटिस देना पड़ेगा। जैसे आप लोग सुनते हैं ना पुलिस में, वो लोग कोई भी काम कर दें, पुलिस से कोई भी गलती हो जाए तो उसको सस्पेंड किया जाता है, सीधा निकाल नहीं देते, टर्मिनेट नहीं करते, टर्मिनेट बहुत बड़ी गलती पे करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जॉब से टर्मिनेशन इज नॉट पॉसिबल, और इट कम्स विद द बहुत सारे इसके जो सीरीज होती है उससे आते हैं, कि पहले वो साइन करेगा गवर्नमेंट में, फिर वहां का कोई नेता साइन करेगा, फिर यहाँ पे आपके कलेक्टर तक आएगा, देन आप तक आएगा, ऐसा। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डायरेक्ट आपको टर्मिनेशन लेटर मिल सकता है, कोई एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी नहीं रहती है वहां पे, ठीक। देन it consists of small and scattered which are not in the control of government, it has low pay and unsecured job। इनकी जो पे होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, आप बोल नहीं सकते कि किसी मतलब फिक्स्ड पेमेंट नहीं है, कोई भी पेमेंट दे सकते हैं। खुद ही देखो आपके यहाँ जो आपको टीचर्स पढ़ाते होंगे क्लास 10th में, सबकी अलग अलग पेमेंट होगी, सबका फिक्स तो नहीं है ना। वही आपको पता, अगर CBSE या आप गवर्नमेंट जॉब के होगे तो स्केल के हिसाब से आपकी पेमेंट होती है, कि अगर आप वर्ग 1 के हैं तो आपकी ऐसी पेमेंट, वर्ग 2 के हैं तो ऐसा पेमेंट, इस टाइप का, ठीक है। तो पेमेंट यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स नहीं होती, किसी की भी डिपेंड करती है। अच्छा, IT सेक्टर वाले तो आपकी जो पैसे हैं वो करोड़ों लाखों में भी जा सकते हैं, ठीक है, बट
फिक्स नहीं होता पेमेंट, आपके काम पे डिपेंड करता है आप कैसा काम कर रहे हो, ठीक है। ओके, देन देखते हैं, बस इसमें यही है टॉपिक, उसके बाद मैं दूसरा दिखाती हूँ। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कैसा अनएम्प्लॉयमेंट यानी क्या होता है, जिसके पास जॉब नहीं है। तो जॉब नहीं होने के भी बहुत सारे रीजन होते हैं। पहला सीजनल, जैसे आपने भारत मूवी देखी है क्या, नहीं पता, अच्छा ये जो ठेकेदार होते हाँ हैं, हाँ भारत मूवी देखी है तो फिर तेरे को पता होगा कि सीजन के हिसाब से, ठीक है। तो सीजनल क्या होता है, जैसे तुमको पता अभी बारिश के समय में कोई कंस्ट्रक्शन वाला काम नहीं होगा, ठीक है। तो जितने ठेकेदार है, मजदूर हैं, वो लोग सीजनल काम करते हैं, ठीक है। अब जब ये बारिश हट जाएगी, इसके बाद ठंडी में भी काम चलेगा, गर्मी में भी काम चलेगा, स्प्रिंग में भी काम चलेगा। तो सीजनल होता है उनका वर्क, सीजन के हिसाब से। बारिश में काम रुक जाता है सारा कंस्ट्रक्शन का, कोई घर नहीं बनाता, कोई रोड नहीं बनती, कुछ नहीं बनता, ठीक। तो ये हो गया सीजन। डिस्टिंग्विश्ड यानी कि अलग अलग टाइप का, मतलब तुम में कोई दिक्कत है कि ये वाला जैसे इस काम के लिए, टीचर बनने के लिए तुमको बीएड होना जरूरी है, तो ये सब डिस्टिंग्विश्ड अलग अलग एम्प्लॉयमेंट की, आपके पास क्वालिफिकेशन तो है पर जो उसके लिए चाहिए वो नहीं। तुम इंजीनियरिंग करके बोलोगे कि मैडम मेरे को हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिल रहा, मैं अनएम्प्लॉयमेंट हूँ, तो नहीं होगा, ठीक है। तुम्हारा एजुकेशन वैसा नहीं है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। The unemployment which generates due to variation in season is called seasonal। अभी बताइए, variation in season, बारिश हो रही है तो नहीं। Distinguished when more people are working than required, it is called disguised, ठीक है। तो more people are working than required यानी कि पहले ही बहुत लोग हैं इस काम के लिए, मतलब क्यों तुम अनएम्प्लॉयमेंट हो, क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ 10 टीचर की जरूरत है और उसके बाद तुम्हें 11 हो, तो हमारे पास काम ही नहीं है तुम्हारे लिए, तो ये होगा डिसग्यूज, ठीक है। When the economy fails to generate enough job, it is called structural unemployment। Structural unemployment यानी कि यहाँ कोई वैकेंसी ही नहीं है, सब जगह भरा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने कोई वैकेंसी नहीं बनाई है। The unemployment that is created because of depression in an economy is called cyclical अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे अभी है, अभी क्या हुआ, पूरी इकोनॉमी गिर गई, कोरोना के टाइम में काम करने नहीं जा पा रहे हैं लोग, ठीक है, काम में बुला भी नहीं पा रहे हैं, ओनर्स बुलाने से ये हो जा रहा है। तो इसके कारण ये क्या है, ये पहला चीज है साइकिलिकल, मतलब ये तुम लोग का अनएम्प्लॉयमेंट है, जहाँ पे इकोनॉमी गिर गई इस वजह से काम नहीं है, ठीक है। अनएम्प्लॉयड क्यों हुए लोग, इतनी सारी कंपनी से क्यों निकाले गए, क्योंकि पूरी इकोनॉमी गिर चुकी है। देन लास्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये है when the unemployment happens because of transferring from one job to another, the period between changing the job is called frictional unemployment। मतलब थोड़ी देर के लिए एक जॉब से आप दूसरे जॉब में जा रहे हो, जैसे मान लो अभी आप कोई प्राइवेट काम कर रहे थे, देन आपने कोई पेपर निकाल लिया गवर्नमेंट वाला, अब जब तक पोस्टिंग आएगी तब तक अगर तुमने छोड़ दिया है जॉब, तो बीच में जो आप अनएम्प्लॉयड हो, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब एक जॉब से दूसरा जॉब स्विच कर रहे हो और बीच में जो गैप है, जब आप काम नहीं कर रहे, काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा ऑब्वियसली, तो अनएम्प्लॉयड ही कहलाओगे। तो वो जो बीच का टाइम है, दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट। ये स्क्रीन में आपको शेयर करूंगी, देखना बाद में, ठीक है। अब इसमें एक और चीज देखो, पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस, ठीक है। इट इज कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, कौन सा, पब्लिक सेक्टर। इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, इट इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय एन इंडिविजुअल और फर्म, कोई कंपनी या कोई इंसान उसको देख रहा है, ग्रुप ऑफ पीपल, तो ये हो जाएगा प्राइवेट, ठीक है। द मेन एम ऑफ दिस सेक्टर इज पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक का जो भी है ये किस लिए होता है, हमेशा लोगों के लिए, पूरे सिटीजन्स के लिए, तो पब्लिक वेलफेयर के लिए पब्लिक वाला सेक्टर बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि सरकारी ऑफिसेज होते हैं, तो वहां पे कोई भी जा सकता है ना, क्यों वो लोग पैसे नहीं लेते, क्यों एंट्री नहीं करते, क्यों काम आपका फ्री में हो जाता है, क्योंकि पब्लिक के वेलफेयर के लिए बनाए हैं। और इनका क्या होता है, प्राइवेट क्यों होते हैं लोग, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। अभी देख लो, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहां पे आपका पैसा, आपसे पैसा नहीं लेंगे, फ्री में पढ़ोगे, इवन यूनिफॉर्म भी देंगे तुमको फ्री में, बहुत सारी जगह तो स्टेशनरी भी देते हैं फ्री में, और खाना भी देते हैं, है ना, छत्तीसगढ़ में तो ऐसा है कि ये किसके लिए बना है, पब्लिक वेलफेयर के लिए। लेकिन प्राइवेट क्यों बनाते हैं लोग, अपने प्रॉफिट के लिए। तो ये लोग क्या करेंगे, स्कूल भी इनका, ठीक है, आपकी यूनिफॉर्म भी इनकी, उनका कॉपी पुस्तक भी दिया हुआ, स्टेशनरी आइटम भी इनका, तो इससे प्रॉफिट किसको हो रहा है, प्राइवेट को, ठीक है। तो ऐसा, देन दिस सेक्टर प्रोवाइड्स बेसिक फैसिलिटी लाइक एजुकेशन, हेल्थ, फूड एंड सिक्योरिटी। अब पब्लिक के अंदर 4 चीजें तो गवर्नमेंट ने डाली ही डाली है, कंपलसरी है।
कि एजुकेशन, मैंने बताया ना सरकारी स्कूल फ्री है, सरकारी अस्पताल में आपका इलाज फ्री है, खाना फ्री है, अभी जो राशन में दे रहे हैं सबको, ठीक है, तो वो भी फ्री है। और सिक्योरिटी यानी पुलिस, आपके घर में पुलिस आने के लिए या चोरी है तो जाने के लिए आपसे पैसा नहीं लेगी एफआईआर का, वो घूस खाते तो अलग बात है, बाकी आपसे तो नहीं लेगी। तो ये जो चारों चीजें हैं ये आती है पब्लिक में। तो ये एग्जाम्पल याद रखना, मैंने क्या क्या बताया, एजुकेशन, हेल्थ, आपका फूड और सिक्योरिटी, ये चार चीजें पब्लिक गवर्नमेंट ने आपको दी है। प्राइवेट में यही सारी चीजें होंगी पर पेड होंगी। तो द सेक्टर प्रोवाइड्स कंज्यूमर गुड टू पीपल, अब इसमें ये सब नहीं, कंज्यूमर गुड देगा आपको, कोई भी सामान देगा अपनी तरफ से जो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, आपको ये पेड है, ठीक। एग्जाम्पल दिया हुआ इंडियन रेलवेज, बीएसएनएल एक्सेट्रा, ये भी आपके सारे। और इसी का जस्ट उल्टा अगर देखिए रिलायंस या टिस्को या टाटा मोटर्स आप बोल लो, मारुति बोल लो, कोई भी कंपनी का आपको नाम याद आता है गाड़ी का तो आप डाल दो, ये सब प्राइवेट कंपनीज है, ठीक है। स्कूल का नाम मत डाल देना है ना, डूब जाओगे वहां। देन नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, ये दोनों में डिफरेंस देख लो। जब भी मैं ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज की बात करूंगी ना, आपको छुट्टियों के बारे में लिखना है और फैसिलिटीज के बारे में लिखना है। पब्लिक प्राइवेट बोलूंगी तो यही क्या क्या फैसिलिटी पब्लिक सरकार दे रही है, और ये दोनों बहुत अच्छे से पढ़ लेना, दोनों में से किसी में भी डिफरेंस आ सकता है, या तो और करके दे देगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन एनी वन, पब्लिक प्राइवेट, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, इसलिए ये तो आना ही है। तो द सेक्टर इज रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइज सेक्टर किसको बोलेंगे, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, ठीक है। जैसे जो डीपीएस होते हैं वो डीपीएस गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, जो आपके नवोदय विद्यालय होते हैं, जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं, ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, तो ऐसा। और ये जो सेक्टर है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वंशी सर क्लासेस को हमने नहीं किया सीबीएसई से लिंक, ठीक है, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, वहां पे रेगुलर है, टीचर जो आएंगे सब उनको उतनी ही फिक्स सैलरी मिलेगी चाहे कुछ भी हो जाए। पर यहाँ पे क्या होगा, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर नॉट रेगुलर, आपको कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको टर्मिनेट नहीं कर सकते, रेगुलर है, और यहाँ पे इनको टर्मिनेट कर सकते हैं। देन फैक्ट्रीज एक्ट एंड मिनिमम वेजेस एक्ट आर फॉलोड। अच्छा, ये इसके बारे में बता दूं, ये ना सिर्फ लिख देना, पर आपको मैं बता देती हूँ। फैक्ट्री एक्ट और मिनिमम वेज एक्ट होता है, मतलब ना आप बोल सकते हो, आप कंप्लेन कर सकते हो कि मुझे जितना पैसा मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला गवर्नमेंट में, क्योंकि गवर्नमेंट में स्केल होते हैं ना, तो उस स्केल के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। कोई बोलेगा नहीं अरे यार तुम इतना काम नहीं करते तो तुमको नहीं देंगे हम, या तुम एब्सेंट रहते हो, तो वहां पे ना ये दोनों चलता है। फैक्ट्री एक्ट मतलब काम करने का वक्त डिफाइन है वहां पे, इससे ज्यादा आपसे अगर काम नहीं तो ओवर टाइम आपको पे करना पड़ेगा, ये होता है फैक्ट्री एक्ट। मिनिमम पेमेंट एक्ट यानी कि मिनिमम वेजेस, यानी कि एक दिन का पैसा वहां पे रजिस्टर्ड है कि आपको इतना ही मिलना, इतना तो मिलना चाहिए, इसके ऊपर टीए डीए आरडी ये सब अलग चीज है, वो तो मिलेगा ही। बट यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नॉट गवर्न्ड बाय एनी एक्ट, गवर्नमेंट का कोई भी एक्ट, आपसे ज्यादा भी काम करवा सकते हैं, आपको कम पैसा भी दे सकते हैं, ज्यादा पैसा भी दे सकते हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है। देन लास्ट वही जो मैंने बताया था, द एम्प्लॉय गेट्स बेनिफिट लाइफ फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, ठीक है, क्या क्या उसको पूरी लाइफ टाइम मिलता है, फिक्स वर्किंग आवर्स, पेड लीव्स, आपको पता है ना जो हेल्थ वाली छुट्टियां होती है, अगर आपके घर में कोई गवर्नमेंट सेक्टर वाले होंगे, अगर वो बीमार हो गए तो उनको इमरजेंसी लीव्स भी मिलती है, मेडिकल लीव्स भी मिलती है, तो पेड लीव्स है और उसका पैसा भी मिलेगा उनको। हेल्थ फैसिलिटीज है, उनके लिए सरकारी अस्पताल होंगे, या तो मतलब जैसे बीएसपी अस्पताल है वैसा, या किसी भी हॉस्पिटल में आप अपना इलाज कराइए, बिल जमा कीजिए और कैश ले जाइए, इस टाइप का भी रहता है वहां पे। और जॉब सिक्योरिटी, कभी भी जॉब से नहीं निकालेंगे आपको बिना प्रॉपर चेन के, ठीक है, यहाँ पे नो सच बेनिफिट्स, आपको पेमेंट के सिवा कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इतना समझ में आ रहा है? तो अपना ये सेक्टर यहीं पे खत्म होता है। एक इसका सेकंड वाला मैं वीडियो आपको दिखाती हूँ, सेकंड वाले में क्या था, अरे यार ये तो मेरे को जाने ही नहीं दे रहा है यहाँ पे। ठीक, इसमें ना बहुत अच्छा बड़ा बड़ा दिया हुआ था, वैसे भी लेस देन 1 मिनट बचा है, देखते हैं। ये देखो प्राइमरी सेक्टर का फोटो देखो क्या क्या है, एक में एग्रीकल्चर दिख रहा है मुझे और एक में फिश दिख रही है, तो ये है। देन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग। सेकेंडरी सेक्टर का देख लो, इन लोग ऑटोमोबाइल्स बना रहे हैं, किसी और ने ओर निकाला, किसी और कंपनी ने उसमें से स्टील और आयरन निकाला और ये लोग इसका एंड प्रोडक्ट बना रहे हैं, गाड़ियां बना रहे हैं, तो ये सेकेंडरी सेक्टर है, ठीक है।
देन सेकेंडरी सेक्टर के बाद ये है, इसी का और एग्जांपल जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होंगी। देन कंस्ट्रक्शन, वाटर सप्लाई, ये सब सेकेंडरी है। गैस सप्लाई, माइनिंग एंड क्वायरिंग, ये सब सेकेंडरी है। टर्शरी सेक्टर देखो, जो मेडिकल है आपको और जो फैसिलिटी मिल रही है वो, और जितना भी हम लोग ये बैंकिंग और इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं, ये सब आएगा आपका टर्शरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में।